दोस्तों, वैसे तो हर इंसान के जीवन से कोई ना कोई रहस्य जुड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका पूरा जीवन ही रहस्य बनकर रह गया। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिनकी कहानी पर अगर फिल्म बने तो एक अलग ही लेवल का मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा। रे ग्रेसर। यह घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 15 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रेसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक अधिवक्ता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेलफोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता न चल सका। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत न जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। लॉरी इरिका रफ़। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बढ़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका के डलास की रहने वाली लॉरी इरिका रफ़ की कहानी आम लोगों से अलग थी। लॉरी कैनेडी ने बलाक रफ़ से शादी की तथा दोनों डलास में बस गए। काफी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त ना कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लॉरी की मौत के बाद सामने आईं। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बेकी सुई टर्नर दर्ज था। बात यहीं खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड्स से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बेकी की जानकारी दर्ज थी वो एक 2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बेकी मर चुकी थी फिर लॉरी कौन थी, कहां से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक लॉरी पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमयी केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल लॉरी के रहस्य से पर्दा उठ गया। लॉरी के केस की तहकीकात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर जॉय विलिंग को 2015 में एक फोन आया।
ये फोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तथा फोरेंसिक जेनेलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक का था। दरअसल 2013 के बाद जब लॉरी की कहानी अखबारों में छपने लगी, तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उन्होंने लॉरी के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है, जो फिलाडेल्फिया में रहती है। कॉलिन की बात पर भरोसा कर जॉय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लॉरी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, जिस पर उसकी फोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किम्बरली है। ये लॉरी की मां का परिवार था तथा लॉरी का असली नाम किम्बरली मैकलेन था। जब वह 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। अब आप ही बताइए कि अगर लॉरी के जीवन पर फिल्म बने तो क्या आप एक पल के लिए भी ऐसी मिस्ट्री फिल्म से नजरें हटा पाएंगे? ब्रोडस का घर। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती। डेरेक व मारिया ब्रोडस भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यूजर्सी में स्थित एक पॉश इलाके वेस्टफील्ड में डेरेक ने $13,55,657 में ये घर खरीदा तथा $1 लाख इसके ऊपर खर्च किए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी, 1960 के बाद उसके पिता ने, तथा अब वो इस घर पर नजर रखे हैं। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन हैं। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों को सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थीं। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुए, पड़ोसियों से पूछताछ की गई। और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सबसे कुछ फायदा न हुआ। अंत में हारकर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14 लाख से ज्यादा का घर उसने $9,59,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रावेन बताता है, वह भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए हैं। बॉबी डनबर कहते हैं, एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में टटोल कर भी पहचान लेती है, लेकिन बॉबी डनबर के केस में ये बात गलत साबित होती है। यह 1912 की घटना है जब 4 वर्षीय बॉबी डनबर अपने परिवार के साथ लुसियाना स्थित स्वायज लेक पर घूमने गया था। बॉबी यहां से अचानक ही गायब हो गया। उसे हर तरफ खोजा गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
इस घटना के लगभग 8 महीने बाद पुलिस ने मिसिसिपी से बॉबी को बरामद किया। बॉबी किसी विलियम वॉल्टर्स नामक व्यक्ति के साथ था। विलियम पुलिस को बार बार कहता रहा कि वह लड़का बॉबी नहीं बल्कि जूलिया एंडरसन नामक महिला का बेटा चार्ल्स ब्रूस एंडरसन है, मगर पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। खैर, पुलिस ने भले विलियम की नहीं सुनी, लेकिन बॉबी के माता पिता तो ये पहचान ही सकते थे कि वो उनका बेटा है या नहीं। बॉबी जैसे दिखने वाले उस लड़के को लुसियाना लाया गया और यहाँ बॉबी के माँ बाप ने देखते ही कहा कि वह लड़का उनका ही बेटा है। बॉबी की मां ने उसके शरीर के तिल तथा अन्य निशानों के आधार पर इस बात की पुष्टि कर दी कि वही बॉबी है। इधर विलियम को अपहरण के अपराध में सजा हो गई। दिन बीतते गए, बॉबी भी अपने परिवार के साथ घुल मिल गया। 1966 में वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके 4 बच्चे थे। उसने अपने साथ बचपन में घटित हुई इस घटना को अपने बच्चों के साथ साझा कर दिया था। 2004 में बॉबी के छोटे बेटे बॉब डनबर ने अपनी बेटी मार्गरेट डनबर के कहने पर डीएनए टेस्ट करवाया। वह चाहती थी कि वह अपने दादा के इस रहस्य को सुलझा दे। उसने अपने पिता के डीएनए को उसके चचेरे भाई यानी बॉबी डनबर के छोटे भाई के बेटे के साथ मैच करवाया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि बॉबी के बेटे का डीएनए उसके किसी चचेरे भाई बहन से मैच ना हुआ। मतलब कि इतने सालों तक जिसे बॉबी डनबर समझा गया वो असल में ब्रूस एंडरसन था। इसके साथ ही विलियम को उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने किया ही नहीं था। अब सवाल ये था कि अगर ये ब्रूस था तो फिर बॉबी का क्या हुआ। अफवाहें यहाँ तक थीं कि बॉबी के माता पिता ने ही बॉबी को मार दिया तथा बचने के लिए किसी अन्य बच्चे को अपना बच्चा बना लिया। वहीं मार्गरेट ये मानती हैं कि बॉबी उस दिन तालाब में गिर गया या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। जो भी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ अफवाहें ही हैं। बॉबी का सच क्या था ये आज तक रहस्य ही है। टिमोथी पिटजन, बच्चों का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार वे किडनैप कर लिए जाते हैं तो कई बार जाने अनजाने में घर से बहुत दूर निकल आते हैं। लेकिन टिमोथी पिटजन का केस बाकी अन्य सभी मिसिंग केसों से अलग है। 11 मई 2011 को 6 साल के टिमोथी को हर रोज की तरह उसके पिता ने स्कूल छोड़ा। स्कूल शुरू हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि टिमोथी की मां एमी पिटजन स्कूल आई और स्कूल प्रबंधन से कहा कि उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है जिस कारण वह टिमोथी को ले जाना चाहती है। आखिर एक मां द्वारा उसके बच्चे को घर ले जाने से किस आधार पर रोका जा सकता था, सो उसे इजाजत मिल गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी टिमोथी के साथ स्कूल से तो निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। किसी को नहीं पता कि उसके बाद एमी अपने 6 साल के बेटे के साथ कहाँ गई। अगले दिन टिमोथी के पिता जिम पिटजन ने एमी और अपने बेटे के नाम से 2 मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज करवाईं, लेकिन पुलिस को एमी जिंदा ना मिल सकी। गायब होने के 3 दिन बाद यानी 14 मई 2011 को एमी एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी उस कमरे में अकेली थी। टिमोथी उसके साथ नहीं था। उसके मृत शरीर के साथ मिली तो केवल एक चिट्ठी जिस पर लिखा था कि टिमोथी बिल्कुल ठीक है और ऐसे लोगों के साथ है जो उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। दरअसल टिमोथी के माता पिता तलाक ले चुके थे। जिनके अनुसार एमी पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर टिमोथी कहाँ और किस हाल में है। पुलिस ने हर तरफ खोजा लेकिन टिमोथी का कोई सुराग ना मिला। हालांकि 2019 में पुलिस को एक ऐसा लड़का मिला जो खुद को टिमोथी बता रहा था। उसका कहना था कि वो 7 सालों से 2 किडनैपर्स के कब्जे में था तथा अब उनके चंगुल से भाग आया है। लेकिन जब उस लड़के का डीएनए टेस्ट हुआ तो ये बात सामने आई कि वो झूठ बोल रहा है।
आज भी ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर टिमोथी कहाँ गायब हो गया। वो जिंदा है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। क्या आपको नहीं लगता टिमोथी की इस मिस्ट्री को अगर पर्दे पर दिखाया जाए तो ये मिस्ट्री फिल्म लवर्स को खूब पसंद आएगी। अनजान यात्री, ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। 66 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमयी है। 1954 में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। अन्य यात्रियों की तरह वह भी चेक आउट काउंटर की तरफ बढ़ता है। उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन यही बात तब असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नज़र उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम होता है टॉरेड। इस देश के बारे में वहां मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी नहीं सुना। उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है। उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि वह यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के मध्य कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मुहर सही थी, उस व्यक्ति के कागजात सही थे, फिर भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वह व्यक्ति कर रहा था वह देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं। जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बता रहा था उस कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इसी तरह वह जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया उन्होंने भी ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी को झुठला दिया। जिस होटल में यह व्यक्ति अपने ठहरने की बात कह रहा था उस होटल में भी उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। परेशान कस्टम ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उसे अपना देश खोजने को कहा तो उसकी उंगली एंडोरा नामक देश पर जाकर रुक गई और वो झुंझला गया। उसका दावा था कि यह मैप गलत है क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टॉरेड का नक्शा होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसका देश वहाँ 1000 सालों से स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे। और तो और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मुहर लगी हुई थी। मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री के ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा इससे उन्हें इस रहस्यमयी शख्स के बारे में गहराई से जानने का समय मिलेगा। मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गईं जब अगली सुबह वह शख्स उस बंद कमरे के अंदर से ही ना जाने कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वे सब भी गायब थे। वह शख्स कौन था, कहां से आया था और ये टॉरेड देश का क्या राज था, ये सब आज 66 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई कि वो शख्स टाइम ट्रेवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की किसी बात की कभी पुष्टि नहीं हुई।